स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आकलन के सूचकांक। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि कक्षा कक्ष का क्या इम्पोर्टेंस है, कक्षा कक्ष क्या होता है। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने कक्षा कक्ष की क्या परिभाषा बताई है, क्यों आवश्यकता होती है हमें कक्षा कक्ष की। अब बात आती है कि कक्षा कक्ष आकलन में किस प्रकार सहयोगी होता है, या बच्चों का आकलन करने के लिए ये सूचकांकों का क्या महत्व होता है। कल मैंने आपको कक्षा कक्ष से संबंधित, इन सूचकांकों से संबंधित, बालक के आकलन से संबंधित कुछ सिद्धांत बता दिए थे, जिन्हें हमने रचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा था। जिनमें कई सारे सिद्धांत थे, जिसमें सक्रियता का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत और भाषा की महत्ता का सिद्धांत, मानसिकता का सिद्धांत, प्रासंगिकता का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हमारे इसके अंतर्गत आए थे। अब इन सिद्धांतों को सफल कैसे बनाया जा सकता है, इन सिद्धांतों की लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को हम जानेंगे, उसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आकलन के सूचकांक यानी सबसे पहले तो है आकलन यानी असेसमेंट, बच्चों का मूल्यांकन करना। उसके लिए क्या सूचकांक है, क्या है सूचकांक, क्या अर्थ है। देखिए, किसी भी स्टेज को पार करने के लिए आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जब वीडियो गेम में गेम खेलते हैं या कोई मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं, उसमें वो थोड़े थोड़े स्कोर बनाते हैं। उस स्कोर और उसमें उस गेम में कई लेवल होते हैं, जिसमें एक लेवल को पार करके ही दूसरे लेवल पर जाया जा सकता है। तो उस लेवल को पार करने के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं कि आप अगर इस लेवल तक स्कोर बनाओगे, इस लेवल के इस अंक तक स्कोर बनाओगे, आपका स्कोर यदि यहाँ तक पहुँच जाता है, इस लेवल तक पहुँच जाता है, तो आप अगले स्टेप पर पहुँच जाओगे, आप इसके अगले लेवल पर पहुँच जाओगे, आप इस स्टेज को पार कर जाओगे। ये होता है, यानी कि कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, अब मुझे कहा जाए कि आपको डेली 5 किलोमीटर का रन तय करना है, 5 किलोमीटर चलना है, जबकि मैं चल ही नहीं पाती 1 किलोमीटर भी। तो मेरे लिए एक पर डे के हिसाब से, मुझे पर डे के हिसाब से एक सीमा निर्धारित कर दी कि आप इस सीमा निर्धारित कर दी कि 5 किलोमीटर आपको तय करना है। आप कैसे करते हैं, तो मेरे लिए वो 5 किलोमीटर एक सूचक हो गया कि अगर मैं इस 5 किलोमीटर को पार करके जाऊंगी तो अगला स्टेप मेरे लिए तैयार है। अगर मैंने इसको पार नहीं किया तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगी। ये होता है, मतलब उसकी सीमा निर्धारित कर देना, उसके अंक निर्धारित करना, उसके सूचक अंक का निर्धारण कर देना, ये होता है सूचकांक। अब आकलन तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि आकलन क्यों किया जाता है, आकलन क्यों आवश्यक है, छात्र और शिक्षक की दोनों की शिक्षण प्रक्रिया में आकलन की क्या आवश्यकता होती है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आकलन की सीमा क्या निर्धारित है। भाई, हर कोई आकलन, मैडम आपने बताया कि हर कोई आकलन करना चाहता है, शिक्षण प्रक्रिया के लिए आकलन की आवश्यकता होती है, शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भी आकलन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, शिक्षक के लिए भी आकलन होती है, छात्र के लिए भी आकलन की आवश्यकता होती है। तो ये आकलन वास्तव में क्या है, ये आकलन वास्तव में क्या है, क्या लेवल है इसका। हर कोई किस प्रकार छात्र जान सकेगा कि उसका वह फर्स्ट लेवल का है, वह सेकंड लेवल का है, थर्ड लेवल का है, यह 5वीं क्लास से 6th क्लास में जाने के लिए उसे क्या करना होगा। तो इसके लिए एक स्तर निर्धारित कर दिया जाता है, जिसे सूचकांक की संज्ञा दी जाती है। आकलन के सूचकों से तात्पर्य एक कक्षा स्तर को पार करने के लिए आवश्यक दक्षताओं से है। सूचकांक से तात्पर्य, सूचकों से तात्पर्य एक कक्षा स्तरों को पार करने के लिए सूचकों से तात्पर्य एक कक्षा स्तरों को
स्तर को पार करने के लिए आवश्यक दक्षताओं से है। सूचक आकलन की सूचक से क्या तात्पर्य है कि जब हमें बालक के शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करना है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के विषय में जानकारी चाहिए, उसका आकलन हमें करना है, उसका सर्वांगीण मूल्यांकन जब हमें करना है तो हमें इसके लिए एक लेवल निर्धारित करना होता है, कुछ अंक निर्धारित करने होते हैं जो कि हमें बता सके कि हाँ बच्चा इस कैटेगरी का है। जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए हमारे अंक निर्धारित है कि अगर आपके 60% मार्क्स आए तो आप प्रथम श्रेणी में आएंगे। इसमें आएंगे, प्रथम श्रेणी में आएंगे। तो ये एक लेवल है। इससे असमंजस की स्थिति खत्म हो गई कि इससे ज़्यादा कितने में आए वो किसमें आएगा, प्रथम श्रेणी में आएगा, और इससे नीचे जिस लेवल में आएगा वह द्वितीय श्रेणी में आएगा, उससे नीचे जो आएगा वह तृतीय श्रेणी में आएगा। तो ये सूचक निर्धारित कर दिए जाते हैं जिनके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। आवश्यक दक्षताओं से आप में वह कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप में प्रथम श्रेणी का कहलाने के लिए 60% मार्क्स लाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो ये है सूचकांक का मतलब, जिसकी समझ किए बगैर ऊपर के स्तर पर बच्चों के साथ किया जाना सहज नहीं होगा। बच्चे सहज रूप से आगे स्तर पर काम कर पाए, इसके लिए पूर्व के स्तर की क्या क्या समझ होनी चाहिए, उसे आकलन के सूचकों के माध्यम से समझना चाहिए। यानी कि बच्चे आगे क्या कर पाएंगे, मैंने बताया कि क्या कर सकता है, क्या क्या इसके लिए निर्धारित किया जा सकता है, क्या क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं, इसे किन किन आवश्यकताओं, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, इन सब का निर्धारण इन सूचकों के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। अनुमान इन सूचकों के माध्यम से ही लगाया जा सकता है कि वह पूर्व के स्तर में क्या था और वर्तमान में वह क्या है और हमें इसे क्या बनाना है। इसका निर्धारण हम सूचकों के माध्यम से ही कर सकते हैं। देखिए सूचकांकों की कुछ विशेषताएं होती हैं। सूचकांकों की कुछ विशेषताएं होती हैं क्योंकि आकलन जो होता है वह सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। सतत रूप से आगे, सतत मीन्स निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं सूचकांकों की, जो मैं आपको बताऊं। यानी बालक के स्तर का पता लगाने के लिए, बालक के स्तर को निष्पक्षता प्रदान करने के लिए, बालक के स्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। इनकी विशेषताएं हैं कि ये सूचकांक अधिगम उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। ये सूचकांक अधिगम उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। ये सूचकांक अधिगम उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। जैसे हमने अधिगम के उद्देश्य बनाए हैं, जैसे हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें बालक को करवानी है, उन उद्देश्यों के अकॉर्डिंग इन सूचकांकों का निर्धारण किया जाता है। ऐसा नहीं अब हम कहते हैं एक मार्क्स होते हैं हमारे गाँव में, कट ऑफ कितनी है। कट ऑफ जो वर्ड है वह स्पेशल सूचकांक है हमारे लिए कि अगर हमारे मार्क्स इतने आए, ये कट ऑफ जाती है हमारा, तो इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो एक शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित है कि उस लेवल, उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या सूचकांक निर्धारित किए हैं, कौन से कितने प्रतिशत अंक निर्धारित किए हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम तो 60% वाले हैं, हमारा तो सिलेक्शन निश्चित है, ऐसा नहीं कह सकते। वो जो उसमें शैक्षिक उद्देश्य हैं, वैकेंसीज देखी जाती हैं, लेवल देखा जाता है, किस कैटेगरी का व्यक्ति इसमें आना चाहिए वो देखा जाता है। तो इन शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर
पूर्व कक्षाओं से संबंधित बुनियादी दक्षताओं पूर्व कक्षाओं से संबंधित बुनियादी दक्षताओं के आकलन सूचक होते हैं। देखिए, आकलन के सूचक निर्धारित करने के लिए हमें बालक के पूर्व कक्षाओं का स्तर ज्ञात करना होगा। बालक कहाँ से पढ़ के आया है, बालक के क्या मोटिव हैं, बालक ने क्या ग्रहण किया है पिछला, उसकी जो बेसिक कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, उनका आकलन सूचक द्वारा करवाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे का एडमिशन किया जाता है, लिया जाता है, तो एक रिटन टेस्ट लिया जाता है। वर्तमान में जो परीक्षा, प्रवेश परीक्षा जिसे हम बोलते हैं प्रवेश परीक्षा, उसमें बालक के सूचक वही है कि उसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वह बालक की दक्षताओं के, पूर्व की दक्षताओं को जानने के लिए, बेसिक नीड्स को जानने के लिए लिए जाते हैं कि उसने इससे पहले क्या सीखा है, इसका लेवल क्या है। पाठ्यक्रमीय उद्देश्यों के सापेक्ष उच्च स्तरीय कौशलों के सूचक, तर्कशीलता और ज्ञान, विपक्ष के प्रति रुझान, सूचकांक हमें बच्चे की प्रगति के मानदंड प्रदान करते हैं। सूचकांक हमें बच्चे की हमें बच्चे की प्रगति के सूचकांक हमें बच्चे की प्रगति के मानदंड प्रदान करते हैं। अर्थात सूचकांक के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं कि यह बच्चा इस दिशा की ओर प्रगति करेगा, यह बच्चा इस क्षेत्र में प्रगति करेगा, इसकी ग्रोथ के ये मानदंड हैं। ये इससे आगे नहीं बढ़ सकता या इससे आगे बढ़ने के लिए इसमें किन चीज़ों की सुधार की आवश्यकता है, बच्चे को क्या चाहिए, ये सब इसके द्वारा पता चलता है। सूचकांक हमें बताते हैं कि बच्चे हमें अभी तक कितना ज्ञान का, बच्चे ने कितना कौशल अर्जित किया है। इन सूचकांकों के माध्यम से पता चलता है कि बच्चे ने कितना कौशल अर्जित किया है। इनके माध्यम से पता चलता है हमें कि मानक ये हैं, जो मानक हमने निर्धारित कर दिए, क्या बच्चा उन्हें प्राप्त कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से कौशलों का विकास हो गया है। ये हमें बच्चे के विकास की दिशा भी बताते हैं कि बच्चा किस दिशा की ओर जा रहा है। कौन बताते हैं? सूचकांकों के माध्यम से ही हम बालक की ग्रोथ की, विकास की दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा किस दिशा की ओर प्रोग्रेस कर रहा है। वह गलत रास्ते पर जा रहा है, सही रास्ते पर जा रहा है, गलत रास्ते का मीन्स क्या है, सही रास्ते का मीन्स क्या है, वो मानक हम निर्धारित करते हैं सूचकांकों के द्वारा कि वास्तव में अगर आप इस दिशा की ओर बढ़ रहे हो, आप में इस प्रकार के गुण विद्यमान हैं, मानवता, प्रेम, सहिष्णुता, सहयोग, सहानुभूति, दया, ये सारे गुण विद्यमान हैं। अगर आप में सामाजिकता का गुण विद्यमान है तो आप एक अच्छे नागरिक की श्रेणी में आ जाते हो। ये इनके द्वारा सूचकांक हमें बताते हैं कि वास्तव में मानवता की क्या परिभाषा है, क्या किसे मानवता कहेंगे हम। एक व्यक्ति होता है, जैसे मैंने कही, मानव धर्म का पालन करना है। मानव धर्म का पालन करने के लिए एक करता है, अपहरण कर लेता है किसी महिला का और उसका पालन पोषण करने लग जाता है, उसे अपने साथ रखने लग जाता है। तो क्या वह मानव धर्म है? और वो मानवता के नाते कहता है कि मैं इसे मानव धर्म के नाते उठा के लाया हूँ, उसका पालन पोषण मैं कर रहा हूँ। तो ये मानव धर्म के सूचकांक नहीं है। आप समाज के रीति नीति से उससे विवाह करके अगर उसका पालन पोषण करते हो तो वह मानव धर्म के अंतर्गत आता है। आप अगर गरीब महिला से शादी करते हो और उसका पालन पोषण करते हो तो वह मानव धर्म के अंतर्गत
अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग सूचकांक निर्धारित किए जाते हैं। एक बालक है, ज़बरदस्ती किसी की चीज नोटबुक छीन के अपना होमवर्क करता है, कि अगर उससे पूछा जाता है कि आपने नोटबुक क्यों छीनी, कि मैं तो अपना होमवर्क करने के लिए इससे नोटबुक ली थी, मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था। लेकिन आप ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान नहीं है। अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है कि आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए, वह आपको जब काम करने के लिए दे तब आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, ना कि छीनना। आप ये कहें कि इसके लिए तर्क दें कि मैं तो अपना वर्क पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो ये आपकी अच्छे गुणों के अंतर्गत नहीं आता। तो उसमें सूचकांकों के माध्यम से ही बालक की व्यक्तित्व की पहचान होती है। सूचकांक आकलन के प्रति शिक्षक और विद्यालय का नजरिया प्रस्तुत करते हैं। सूचकांक ये बताते हैं हमें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है। सूचकांक ही क्या बताते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है। यानी सूचकांक के माध्यम से हमें पता चलता है कि आपके द्वारा, शिक्षक को तो यह पता चलता है कि आपके द्वारा जो शैक्षिक विधियाँ उपयोग में लाई गई हैं, जो शिक्षण तकनीकी काम में लाई गई हैं, वह प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं। बालक का अधिगम स्तर बढ़ रहा है। बालक जो अंक प्राप्त करता है, बालक के द्वारा किया गया, बालक का के लिए किया गया, अधिगम के लिए किया गया मूल्यांकन ही शिक्षक का दर्पण कहलाता है। शिक्षक की तकनीकों की प्रभावशीलता को बताता है कि वह कितनी प्रभावित रही हैं। सूचकांक एक प्रकार से शिक्षण अधिगम अनुभवों के उद्देश्य होते हैं। सूचकांक ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्रों में विभिन्न अधिगम स्तरों पर आधारित होना चाहिए। सूचकांक का कोई एक क्षेत्र नहीं होता है। यह बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक यह बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों ही विभिन्न अधिगम स्तरों पर आधारित होते हैं। उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए क्या सूचकांक निर्धारित किए गए हैं, भावात्मक क्षेत्र की जांच के लिए क्या आकलन के लिए क्या सूचकांक निर्धारित किए गए हैं, और क्रियात्मक क्षेत्र के आकलन के लिए क्या सूचकांक, क्या सूचक बनाए गए हैं। इन सबका निर्धारण सूचकांक के द्वारा किया जाता है। विस्तृत परिप्रेक्ष्य में सूचकांक पाठ्यक्रम से निकाले जाते हैं। सूचकांक शिक्षण अधिगम के अनुभवों का कुल योग होता है। शिक्षण अधिगम के अनुभवों का कुल योग होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हमारी चलती है उसमें छात्र का एक्सपीरियंस, शिक्षक का एक्सपीरियंस, इनका कुल योग क्या कहलाता है, सूचकांक कहलाता है। सूचकांक का वह उद्देश्य होते हैं जो तीनों क्षेत्रों में अधिगम के स्तरों को बताते हैं। तीनों क्षेत्रों में बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों क्षेत्रों में उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। सूचकांक विशिष्ट कार्यों के रूप में परिभाषित होते हैं। यह व्यवहारगत उद्देश्य होते हैं, यानी बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना इन सूचकांकों का महत्व होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यवहारगत उद्देश्य उन आवश्यकता संदर्भों को स्पष्ट करते हैं जिनके अंतर्गत कोई व्यवहार अपेक्षित होता है। यह निष्पादन के न्यूनतम स्तर को भी दर्शाते हैं। यानी कि यह सूचकांक के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि हमने जो बालक के अंदर परिवर्तन चाहा है, जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हम बालक से चाहते हैं, उन बालक ने उनको प्राप्त कर लिया है या नहीं किया है, बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या उसका व्यवहार परिमार्जित हुआ है। ये सभी चीज़ें, ये सभी तथ्य किसके द्वारा स्पष्ट होते हैं, सूचकांकों के द्वारा स्पष्ट होते हैं। अब देखिए अधिगम उद्देश्य अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों, उनके विभिन्न स्तरों पर अधिक क्रियात्मक, योगात्मक बनाने में
होते हैं क्या? सूचकांक। अधिगम क्षेत्र, अधिगम के विभिन्न स्तर के क्रियात्मक और योगात्मक बनाने में, यानी कि बालक को एक्टिव बनाने में इन सूचकांकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये थे सूचकांकों की विशेषताएं, जो मैं समझती हूँ आपके समझ में आ गई होंगी। सूचकांकों की विशेषताएं कि सूचकांक वास्तव में क्या होते हैं, बालक को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँचाने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। बालक की पूर्व कक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। बालक के ग्रोथ को जानने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। अधिगम उद्देश्यों पर आधारित होते हैं हमारे सूचकांक। जो अधिगम उद्देश्य हमारे द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उनकी प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई है के कारण जानने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। यह सूचकांक शिक्षक और अध्यापक दोनों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इन सूचकांकों के बिना ना तो शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और ना ही बालक की शिक्षा प्रक्रिया ही आगे बढ़ सकती है। बालक को अपनी ग्रोथ का पता इन सूचकांकों के माध्यम से ही लगता है। बालक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति इन सूचकांकों के माध्यम से होती है और शिक्षक को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति इन सूचकांकों के माध्यम से ही होती है। अब आता है कक्षा। दो प्रकार के सूचकांक होते हैं, कक्षावार सूचकांक और क्षेत्रवार सूचकांक। कक्षावार सूचकांक में देखिए, कक्षावार सूचकांक कक्षावार सूचकांक में सूचकांक होते हैं पूर्व कक्षाओं से संबंधित, यानी कक्षावार सूचकांक हर कक्षा के लिए अलग से सूचकांक निर्धारित किए जाते हैं। पूर्व कक्षा से संबंधित छात्र बुनियादी दक्षताओं के आकलन द्वारा नवीन कक्षाओं के सूचकांक का निर्धारण होता है। पूर्व कक्षाओं से संबंधित बुनियादी दक्षताओं के आकलन के द्वारा छात्र जब नई कक्षा में प्रवेश करता है, नई कक्षा में एडमिशन लेता है, नई कक्षा में जब उसकी प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, तो ये सूचकांक क्या निर्धारित करते हैं? कक्षावार सूचकांक क्या होते हैं कि उस छात्र की पूर्व जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वह हमें बताती है कि वह पूर्व कक्षाओं से संबंधित क्या बुनियादी दक्षता रखता है, नवीन कक्षा में के लिए क्या वह उपयुक्त है, क्या उसका लेवल सही है या कुछ कम है या औसत है। इन सभी का निर्धारण कक्षावार सूचकांक के द्वारा लगाया जाता है। कक्षावार सूचकांक ही निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक कक्षा की बुनियादी दक्षताएं ही कक्षा के कक्षावार बुनियादी दक्षताएं हैं। प्रत्येक कक्षा की क्या बुनियादी दक्षताएं। प्रत्येक कक्षा की बुनियादी दक्षताएं ही उस कक्षा के कक्षावार सूचकांक होते हैं। यानी कक्षा की पहले वाली कक्षा के दक्षता का क्या आधार है, लेवल का क्या आधार है, उस बच्चे का पहले वाली कक्षा नवीन कक्षा में प्रवेश से पहले वाली कक्षा में पूर्व कक्षा में उसकी क्या योग्यता रही है, इसका निर्धारण हम कक्षावार सूचकांक के माध्यम से ही करते हैं। अब बात आती है हमारी क्षेत्रवार सूचकांक। क्षेत्रवार सूचकांक अब देखिए, क्षेत्रवार सूचकांक में देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो सूचकांक होते हैं बालक के डॉक्टर ब्लूम ने जो 3 क्षेत्रों का वर्गीकरण किया है सर्वांगीण विकास के लिए, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रवार सूचकांक होते हैं बालक की इन तीनों क्षेत्रों के उद्देश्यों का पता लगाने के लिए डॉक्टर ब्लूम ने बालक के अधिगम के क्षेत्र को 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें हम ज्ञानात्मक पक्ष कह सकते हैं, भावात्मक पक्ष कह सकते हैं, मनोक्रियात्मक
कार्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष, हम इसे कह सकते हैं। डॉक्टर ब्लूम ने ये कहा है कि जो क्षेत्रवार सूचकांक होते हैं वे बालक के ज्ञानात्मक क्षेत्र से भी संबंधित होते हैं, भावात्मक क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसके क्रियात्मक पक्ष को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इन तीनों के क्या उद्देश्य हैं, इन तीनों का मतलब क्या है। देखिए, व्यवहार परिवर्तन 3 प्रकार के माने जाते हैं। ब्लूम ने बालक के सीखने के जो उद्देश्य हैं, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनको इन 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया है। इन 3 क्षेत्रों में बालक में कौन कौन सी योग्यताओं का होना पाया जाता है, ये मैं आपको बताती हूँ कि शैक्षिक उद्देश्यों का इन तीनों क्षेत्रों में वर्गीकरण क्यों किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा ज्ञानात्मक क्षेत्र, ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध क्या है? सूचनाओं का ज्ञान और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। सूचनाओं का ज्ञान या तथ्यों की जानकारी। सूचनाओं का ज्ञान या तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। किसी भी प्रकार की सूचनाओं का ज्ञान यदि बालक प्राप्त करता है, वह किसी तथ्य की जानकारी यदि रखता है, तो वह उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत समाहित हो जाता है। ये इसके लिए भी उसे किस क्षेत्र में कितना ज्ञान है, इसके लिए क्षेत्रवार सूचकांक निर्धारित किए गए हैं। अधिकांश शैक्षिक क्रियाओं द्वारा जो विद्यालय में जो वह शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा प्रक्रिया जो चलती है, वह ज्ञानात्मक पक्ष को ही मजबूत करती है बालक के, कि उसे विभिन्न विभिन्न विषयों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, इसका भावात्मक क्षेत्र, इसका जो विकास था, भावात्मक क्षेत्र का विकास डॉक्टर ब्लूम ने 1964 में किया था, जिसमें इनके साथ एक मनोवैज्ञानिक और थे, मसीहा नाम था उनका, मसीहा। भावात्मक उद्देश्यों का संबंध उसकी रुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों के निर्धारण से होता है। कि भावात्मक पक्ष के माध्यम से, भावात्मक क्षेत्र के सूचकांक के माध्यम से हम बालक की रुचियों का पता लगा सकते हैं, उसमें उपस्थित नैतिक मूल्यों का पता लगा सकते हैं, उसकी अभिवृत्तियों और वृत्तियों के बारे में, उसकी आदतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये छात्र की शिक्षा का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, भावात्मक पक्ष। कि हम कहते हैं कि बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना, बालक के व्यवहार को परिवर्तित करना ही अधिगम का उद्देश्य कहलाता है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति जब हमें हो जाती है, भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, तो हमें अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो जाती है। ज्ञान के माध्यम से वह किताबी ज्ञान प्राप्त करता है, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है कि वास्तव में ये चीज़ है, लेकिन भावात्मक माध्यम से वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है। भावात्मक उद्देश्य बालक को एक संतुलित जीवन जीने की प्रक्रिया सिखाते हैं। यही इसके लिए भी कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, जो क्षेत्रवार सूचकांक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बातें आती है क्रियात्मक पक्ष की, कि क्रियात्मक उद्देश्य क्या है। इसका विकास सिंपल ने 1962 में किया था, 1962 में सिंपल ने किया था। बालक में शैक्षिक कौशल डेवलप करने, शैक्षिक कौशलों का विकास करने, प्रशिक्षण कौशल का विकास करने, औद्योगिक व्यवसाय, और इसका उद्देश्य जैसे बालक ने यहाँ पर जो तथ्य ग्रहण किए हैं, जो बालक ने ज्ञान ग्रहण किया है, उसको वह अपने जीवन में किस प्रकार काम में लेता है, उसमें कैसा व्यवसायिक कौशल उत्पन्न होता है, कैसा शैक्षिक कौशल उत्पन्न होता है, कौन कौन से क्षेत्र में वह अपनी जीवनचर्या निर्धारित करता है, वह अपनी आजीविका का साधन कैसे बनाता है, वह सीखे गए ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार करता है। तो ये क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति से ही, इन उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रवार सूचकांक के माध्यम से किया जाता है। डॉक्टर ब्लूम और उसके साथियों ने इस प्रकार बालक के लिए मानक निर्धारित किए थे कि वास्तव में आपको जो बालक का शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसकी प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है और उसके लिए क्या क्या मानक होने चाहिए, क्या सूचकांक होने चाहिए, जिसके
जा सके। अब देखिए बाद अधिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में कैसे लिखा जाता है। ब्लूम ने परीक्षा सुधार के लिए निष्पत्ति परीक्षाओं के निर्माण में पाठ्य वस्तु के बजाय उद्देश्यों के लिए विशेष महत्व दिया है। इन डॉक्टर ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन तीनों प्रकार के उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया है कि बालक में यदि इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तो बालक को आपको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप अपनी ही गति से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि आकलन के लिए सूचकांक क्या होते हैं। आकलन के लिए सूचकांक, आकलन में सूचकांक